स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। ITI एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर्स निमी क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम लोग करेंगे क्लास 7। इसके पहले की 6 क्लासेस अगर आपने नहीं देखी, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम आप सभी का करवा रहे हैं, निमी का जो नया क्वेश्चन बैंक आया, नया एग्जामिनेशन पैटर्न का क्वेश्चन बैंक आया, उसी पे आधारित ये सभी सवाल आपके यहाँ पे सभी प्रश्न यहाँ पे कराए जा रहे हैं। और आपके एग्जामिनेशन से पहले, जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया है, हम इसे ज़रूर कंप्लीट करवा देंगे। तो आज क्लास 7 करेंगे हम लोग। आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को अगर आप चाहते हैं ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरह से बेल आइकन को हिट कर लेंगे तो आपको सभी तरह की पढ़ाई की वीडियो, जन एग्जाम से पहले भी जो मॉडल पेपर्स वगैरह आएंगे वो सब भी आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो बेसिक इंग्लिश स्किल्स मॉड्यूल जो हमारा चल रहा था उसी में आज भी हम लोग चलेंगे, क्योंकि इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। तो अभी तक हम लोग 25 क्वेश्चन कर चुके थे, अब 25 के आगे का क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। और लास्ट में एक रिवीजन के लिए हमने रखते हैं आपके लिए क्वेश्चन, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। जिनका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई भी ज़रूर करेंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा, जो इंग्लिश स्किल्स वाला मॉड्यूल है आपका, ये वाला जो मॉड्यूल है, इसके प्रश्न सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में रहेंगे आपके, हिंदी में आपको इसका प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। बाकी जितने मॉड्यूल हैं इनके प्रश्न इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेंगे। बट आप यहाँ बेहतर तरीके से समझ सकें इसलिए हम इसकी हिंदी बताते भी हैं, साथ में हमने यहाँ पे हिंदी लिख भी दिया आप सबके लिए, जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है 26 नंबर, एडजेक्टिव्स आर स्पेस वर्ड्स। ठीक है, विशेषण। अब नाम ही देखिए क्या है, एडजेक्टिव मतलब क्या है, विशेषण। अब विशेषण क्या होगा, किसी चीज़ की विशेषता बताएगा, और विशेषता बताना मतलब उसके बारे में वर्णन करना। तो यहाँ देखिए क्या है, एडजेक्टिव क्या है, साउंड यानी आवाज़ है, फिनिश यानी समाप्त होना है, डिस्क्राइबिंग यानी वर्णन करना है किसी चीज़ का, न्यूट्रल यानी तटस्थ है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड है। एडजेक्टिव मतलब डिस्क्राइबिंग वर्ड है। जैसे राम इज़ अ गुड बॉय। अब राम यहाँ पे एक लड़का है, लेकिन लड़का के साथ साथ क्या है, अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे गुड क्या हो जाता है आपका, एडजेक्टिव यानी विशेषण हो जाता है। ठीक है, राम क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है। ठीक, ये आप समझ सकते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड। ठीक, अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ऐड मोर इन्फॉर्मेशन टू द। शब्दों का वर्णन करने से हमें अधिक जानकारी मिलती है। किसके बारे में, मतलब जो आप डिस्क्राइब करते हैं किसी चीज़ को, तो आपको किसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, नेमिंग वर्ड के बारे में, बैड यानी बुरा के बारे में, सैड यानी दुखद, या नंबर्स यानी संख्याएं। तो सारे ऑप्शन से ऐसे आपको ऑड दिखेंगे, गलत हैं। जो नेमिंग वर्ड होता है ना, उसी की विशेषता बताई जाती है। जैसे हमने अभी पीछे एग्जांपल दिया ना, राम एक अच्छा लड़का है, तो राम क्या था, यहाँ नेमिंग वर्ड था, पर्सन था एक। ठीक है, तो डिस्क्राइब हमने क्या किया, उसके बारे में। ठीक, नेमिंग वर्ड के बारे में। जैसे दूसरा आप कह सकते हैं कि जो समुद्र है उसका कलर नीला होता है, या आसमान का कलर, स्काई इज़ ब्लू। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, आसमान यहाँ पे क्या है, नेमिंग वर्ड है, उसका कलर आप बता रहे हैं ब्लू है, तो वो क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है। वहाँ पे किसके बारे में बता रहा है, नेमिंग वर्ड के बारे में। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, इट इज़ अ स्पेस नाइफ, फिल इन द करेक्ट एडजेक्टिव। अब यहाँ आपको नाइफ जो है इसके बारे में कुछ बोला जा रहा है, करेक्ट एडजेक्टिव मतलब चाकू की विशेषता आपको यहाँ बतानी, कौन सा शब्द सही सही चाकू की विशेषता बताएगा। दिस मतलब या इट इज़ दिस, इट इज़ अ दिस नाइफ है तो हो नहीं सकता, इट इज़ अ शार्प यानी तेज नाइफ। ठीक है, तो यही यहाँ पे चाकू की विशेषता बता रहा है, इट इज़ अ शार्प नाइफ, या एक तेज चाकू है, धारदार चाकू है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, द सी इज़ ब्लू। देखिए यहाँ कह रहा है ना, द सी इज़ ब्लू, इन दिस सेंटेंस स्पेस इज एन एडजेक्टिव। अब यहाँ सी क्या है आपका, नेमिंग वर्ड है। ठीक है, ब्लू क्या है यहाँ पे, डिस्क्राइबिंग वर्ड है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो एडजेक्टिव कौन सा हुआ यहाँ पे, ब्लू यानी नीला। राइट आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये है नेमिंग वर्ड, और ये नेमिंग वर्ड की एक्स्ट्रा विशेषता बता रहा है कौन, एडजेक्टिव यानी विशेषण, विशेषण यानी ब्लू यानी नीला। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, अर्जुन फिल्ड वाटर इनटू अ लार्ज पॉट, इन दिस सेंटेंस द डिस्क्राइबिंग वर्ड इज। अब देखिए अर्जुन यहाँ पे नेमिंग वर्ड है। ठीक है, वो पानी भर रहा है इनटू अ लार्ज पॉट। यहाँ पॉट क्या है आपका, ये भी एक नेमिंग वर्ड है, लेकिन पॉट कैसा है, लार्ज है। ठीक, पॉट क्या है, एक चीज़ है, बर्तन है, कैसा है, लार्ज है। तो लार्ज क्या बता रहा है, पॉट की विशेषता। तो यहाँ देखिए डिस्क्राइबिंग वर्ड कौन सा हो गया आपका, लार्ज। ठीक है, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, लार्ज यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड है। अर्जुन नेमिंग वर्ड है, वाटर नेमिंग वर्ड है। ठीक है, एंड पॉट क्या है यहाँ पे, नेमिंग वर्ड है, लार्ज उसकी विशेषता बता रहा है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन, द पंक्चुएशन इन अ सेंटेंस मेक्स द मीनिंग टू अंडरस्टैंड। किसी वाक्य में जो विराम चिन्ह होते हैं उनसे क्या होता है, अगर विराम चिन्ह ना दिया रहे तो आपको पता ही नहीं चलेगा
कि आपको उस सेंटेंस को कैसे पढ़ना, उसका क्या मीनिंग निकाला जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो पंक्चुएशन मार्क से हमें कोई भी सेंटेंस जो होता है, कोई भी वाक्य होता है, वो क्लियर हो जाता है। जैसे अभी यहाँ पे अगर हम बात करें, एक सेंटेंस का एग्जांपल आपको दें कि कोई एक सेंटेंस हो, जैसे मीटिंग ख़त्म होते ही, ठीक, हम बाहर चले जाएंगे, आगे हो सकता है मिले मीटिंग ख़त्म होते ही हम बाहर चले जाएंगे। तो इसमें कुछ पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, बीच में कॉमा होता है जहाँ आपको पॉज लेना होता है, तो आप सेंटेंस को ज़्यादा क्लियर समझ पाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पंक्चुएशन मार्क की अगर बात करें तो क्या क्या होता है, जैसे पूर्ण विराम होता है, कॉमा होता है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। ये सब क्या होते हैं, आपके पंक्चुएशन के मार्क्स होते हैं। कोई क्वेश्चन मार्क हो, अगर वहाँ क्वेश्चन मार्क ना लगा हो तो पता लगा आप समझ नहीं पाएंगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये सब क्या है, आपके पंक्चुएशन मार्क्स हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस शुड स्टार्ट विद स्पेस लेटर। जो बिगनिंग है, मतलब शुरुआत है किसी वाक्य की, वो किस अक्षर से होनी चाहिए। देखिए यहाँ द लिखा है ना, द का टी छोटा क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये शुरुआत किया जा रहा है, इसलिए कैपिटल लेटर से लिखा है। तो किसी भी सेंटेंस की जो शुरुआत होती है हमेशा वो कैपिटल लेटर से होती है, बड़े अक्षर से होती है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कॉमा इज यूज टू शो अ स्पेस विद इन द सेंटेंस। कॉमा मतलब होता है अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग वाक्य के भीतर स्पेस दर्शाने के लिए किया जाता है। तो अल्प विराम हम वहाँ लगाते हैं जहाँ हमें कोई सेंटेंस जो है ना ब्रेक करना होता है, तोड़ना होता है। ठीक है, वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, अल्प विराम लगाते हैं। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ आप समझ सकते हैं कि एक एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ लें, राम श्याम के घर गया, उसे वहाँ पर बुक्स लेनी थी या उसे श्याम से बुक्स लेनी थी। तो राम श्याम के घर गया, वहाँ के बाद आप कॉमा लगाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक सेंटेंस ब्रेक हो रहा है, दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो उस जगह पे हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं, अल्प विराम लगाते हैं। और पूर्ण विराम कहाँ लगता है, जहाँ पूरा सेंटेंस फाइनल कंप्लीट हो जाता है, वहाँ पे पूर्ण विराम लगता है। तो अल्प विराम मतलब ऐसा कॉमा, पूर्ण विराम मतलब इस तरह का डॉट इंग्लिश में लगाया जाता है। तो अल्प विराम कहाँ लगा रहे हैं, जहाँ पे हमें सेंटेंस ब्रेक हो रहा है, सेंटेंस को तोड़ना है, वहाँ पे पॉज भी लेना है, वहाँ पे हम अल्प विराम लगाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सीता वांटेड टू आस्क नीना अबाउट हर समर प्लान, चूज द करेक्ट आंसर। सीता नीना से उसकी ग्रीष्मकालीन योजना के बारे में पूछना चाहती थी, सही उत्तर का चयन करें। मतलब बेसिकली यहाँ कहा जा रहा है सीता जो है नीना से उसके ग्रीष्मकालीन योजना के बारे में किस तरह से पूछेगी। ठीक, तो जैसे ऑप्शन ए है, नीना इज़ योर प्लान, ये तो कुछ हुआ ही नहीं, ये तो पूछा ही नहीं गया। बी है, नीना व्हाट इज़ योर समर प्लान, नीना आपकी ग्रीष्मकालीन योजना क्या है या तुम्हारा समर प्लान क्या है। सी है, व्हाट नीना आस्क्ड, नीना से क्या पूछा। डी है, नन। तो सीता नीना से कैसे पूछेगी, नीना व्हाट इज़ योर समर प्लान, तुम्हारा समर प्लान या आपका समर प्लान क्या है। तो यही यहाँ पे राइट आंसर है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। 35 नंबर क्वेश्चन है, एड कॉमा व्हेरेवर इट इज़ नेसेसरी, आफ्टर द मीटिंग बी विल गो आउट। देखिए एक सेंटेंस है कि आफ्टर द मीटिंग बी विल गो आउट। अब यहाँ देखिए दो सेंटेंस बन रहा है, एक है मीटिंग ख़त्म होने के बाद बी विल गो आउट, हम बाहर जाएंगे। मीटिंग ख़त्म होने के बाद हम बाहर जाएंगे, तो यहाँ पे ब्रेक जहाँ हो रहा है मीटिंग पे, वहाँ पे आप क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग ख़त्म होने के बाद कॉमा लगा, बी विल गो आउट, हम बाहर जाएंगे। मीटिंग के बाद हम बाहर निकलेंगे या बाहर जाएंगे। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 है, सेंटेंसेस आर, सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। वाक्य क्या होते हैं, तो वाक्य क्या है, यहाँ पे चार ऑप्शन आपको मिल रहा है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, मतलब शब्दों का एक समूह होता है, सही मीनिंग, कंप्लीट यानी पूरे अर्थ के साथ। ठीक है, वर्ब यानी क्रिया होता है, नाउन यानी संज्ञा होता है, लेटर यानी कि पत्र होता है। तो देखिए सबसे पहले आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कई अल्फ़ाबेट्स मिलके एक वर्ड बनाते हैं, एक शब्द बनाते हैं। ठीक है, और कई शब्द मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे COMPLET ये सब क्या है, आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, ये मिल गए एक साथ, तो इन्होंने क्या बना दिया, एक शब्द बना दिया जिसे हम कहते हैं वर्ड। ठीक है, और ये सारे वर्ड मिलके क्या बना देंगे, एक सेंटेंस बना देंगे। ठीक, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग। वाक्य वो होते हैं जो कई सारे शब्दों के एक समूह हो, लेकिन जिनका कोई अर्थ निकलता हो। ऐसा नहीं बिना अर्थ का हो, कोई चीज़ पहले हो कोई बाद में हो, बट उनका कोई अर्थ निकलना चाहिए। जैसे दिस इज़ अ नाइस स्कूल या दिस इज़ अ नाइस बिल्डिंग, टाल बिल्डिंग, इस टाइप का। अब ऐसा ना हो बिल्डिंग टाल दिस इज, इस टाइप का उल्टा सीधा हो, कोई सेंटेंस का मीनिंग ना बन रहा हो, तो उसे हम लोग वाक्य नहीं कहेंगे।
37 नंबर क्वेश्चन है, अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस टेल्स अस सम इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन इट एंड्स विद। यहाँ कह रहा है कि एक डिक्लेरेटिव मतलब घोषणात्मक वाक्य हमें कुछ जानकारी या स्पष्टीकरण बताता है। जैसे आपके एग्जामिनेशन 3 जुलाई से होंगे, इसमें क्या डिक्लेयर किया जा रहा है 3 जुलाई से आपके एग्जाम होंगे, इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन आपको इसमें मिल रही है। तो ये किसके साथ समाप्त होगा? तो जो भी डिक्लेरेटिव वर्ड होते हैं ना, जनरली हमेशा वो फुल स्टॉप के साथ समाप्त होते हैं। जैसे आप सभी के एनुअल एग्जामिनेशन जुलाई महीने में कराए जाएंगे, ठीक है, या ITI NCVT CBT एग्जामिनेशन विल बी स्टार्टेड इन जुलाई मंथ, ठीक, तो इस या कंडक्टेड इन जुलाई मंथ, तो वहाँ लास्ट में क्या आएगा? फुल स्टॉप आएगा। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो यही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क वहाँ लगेगा जहाँ कोई प्रश्न पूछा गया हो। एक्सक्लेमेटरी मार्क वहाँ लगेगा जहाँ कोई विस्मय का बोध हो रहा हो, ठीक है, हर्ष का, उल्लास का, दुख का, इस टाइप का अगर बोध है तो वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा आपका। देखिए आ ही गया। 38 नंबर क्वेश्चन है, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड विद द। विस्मयादिबोधक वाक्य किसके साथ समाप्त होगा? फुल स्टॉप के साथ, कॉमा के साथ, क्वेश्चन मार्क के साथ या एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। तो जो भी विस्मयादिबोधक सेंटेंस होंगे वो एक्सक्लेमेटरी मार्क यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह के साथ आपके क्या होंगे? समाप्त होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया आपका? एक्सक्लेमेटरी मार्क। क्वेश्चन है देखिए, वाओ द फ्लावर इन द पार्क आर ब्यूटीफुल। यहाँ देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है आपका। दिस इज अ सेंटेंस, वाह पार्क में फूल सुंदर है, मतलब एक आश्चर्य हो रहा है ना, विस्मय का बोध हो रहा है यहाँ पे। तो ये कैसा सेंटेंस हुआ आपका? एक्सक्लेमेटरी या विस्मयादिबोधक। आप चिन्ह भी देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है। तो कैसा सेंटेंस हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी वाक्य हो गया, ये विस्मयादिबोधक वाक्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 है, द पुलिस वेयर क्वेश्चनिंग अबाउट हिज क्राइम, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज इट। पुलिस उसके अपराध के बारे में पूछताछ कर रही थी, यह किस प्रकार का वाक्य है? अब यहाँ पे देखिए पुलिस क्या है, किसी अपराधी के बारे में अगर पूछताछ कर रही है तो ये कैसा होगा? ये डिक्लेरेटिव है, क्योंकि यहाँ ये नहीं लिखा जा रहा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है। यहाँ आप किसी से बता रहे हैं पुलिस उसके अपराध के बारे में पूछताछ कर रही थी, आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी, जो अभी पीछे बात भी हुई थी। तो यहाँ क्या लगा? सिर्फ फुल स्टॉप लगा। इसको हम लोग कहते हैं घोषणात्मक वाक्य, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिए, ये हिंदी वाला पोर्शन जो हमने आपके लिए लिखा है ये आपके एक्चुअल एग्जामिनेशन में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इसका आप लोग ख्याल रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, एवरी कंप्लीट सेंटेंस हैज़। प्रत्येक पूर्ण वाक्य में होता है, एक पार्ट होता है, 2 पार्ट होता है, 3 पार्ट या 4 पार्ट। तो 3 पार्ट आपके किसी भी कंप्लीट सेंटेंस में ना 3 पार्ट आपके होंगे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। ये तो 3 होना ही चाहिए किसी सेंटेंस में, तभी वो कंप्लीट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द स्पेस इज व्हाट आर हुम अ सेंटेंस इज अबाउट। वह है जो वाक्य किसके बारे में है, ठीक। कोई भी जो सेंटेंस होता है वो किसके बारे में होता है? तो हमेशा जो सेंटेंस होता है ना वो सब्जेक्ट यानी कर्ता जिसे कहते हैं, यहाँ विषय नहीं आएगा एक्चुअल में, कर्ता होता है ना, कर्ता होता है, कर्म होता है, क्रिया होती है। तो कोई भी सेंटेंस हमेशा जो बनता है वो किसी ना किसी किसके लिए बनता है? किसी सब्जेक्ट, किसी विषय के लिए ही बनता है। उसी को हम लोग वाक्य कहते हैं या सेंटेंस कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, द सब्जेक्ट इज़ व्हाट आर हुम अ सेंटेंस इज अबाउट। उसी के बारे में होता है। जैसे एक सेंटेंस था अभी पीछे आप लोगों ने, द स्काई इज़ ब्लू। अब स्काई यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। तो जो सेंटेंस किसके बारे में है? स्काई के बारे में। राम इज़ अ गुड बॉय, राम कौन है? सब्जेक्ट है, उसी के बारे में सेंटेंस बना। इस तरह के एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 43 है, द करेक्ट ऑर्डर फॉर अ सेंटेंस इज। एक वाक्य का सही क्रम क्या होता है? तो किसी भी वाक्य का सही क्रम होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मोहन गो टू स्कूल, ठीक, या मोहन गोइंग टू स्कूल। अब मोहन स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पे गोइंग क्या है आपका? वर्ब है। मोहन क्या है? सब्जेक्ट है। स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इसी से बन के आपका एक सही वाक्य का करेक्ट ऑर्डर होता है, ठीक है। कौन सा होता है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और वर्ब से कुछ नहीं बनेगा, वर्ब पहले नहीं आएगी, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऐसे बाद में नहीं आएगा। तो ये सारे क्रम क्या हैं आपके? गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, राधा हैज़ लर्न हाउ टू राइट अ सेंटेंस विच इज़ द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। देखिए यहाँ कह रहा है राधा हैज़ लर्न हाउ टू राइट अ सेंटेंस। राधा ने वाक्य लिखना सीख लिया है। ये एक सेंटेंस बना आपका। विच इज़ द सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट कौन है? तो सब्जेक्ट इसमें कौन है? राधा है, ठीक है। सब्जेक्ट कौन है इसमें? राधा है, ठीक।
सेंटेंस क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है, ठीक। एंड राइट एंड लर्न, सीखना और लिखना, ये यहाँ पे क्या है, वर्ब है, ठीक। हैज़ क्या है आपकी, हेल्पिंग वर्ब है। तो ये सारी चीज़ें एक सेंटेंस में आपको देखने को मिल रही हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 45 नंबर, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य का चयन करें। अब सही वाक्य का आपको चयन करना है। देखिए 4 ऑप्शन हैं, पढ़ेंगे सबका अर्थ समझेंगे, अपने आप आ जाएगा। द रोड रन्स ऑन कैट, मतलब सड़क बिल्ली पे तो चल नहीं सकती, गलत है। द कैट रन्स ऑन द रोड, ये ऑप्शन आपका सही है, बिल्ली सड़क पे दौड़ती है। कैट रोड रन, मतलब कैट रोड चलता है, बिल्कुल गलत है। रन्स ऑन द रोड, कैट सड़क पर दौड़ती है बिल्ली, ये भी आपका बिल्कुल गलत सेंटेंस है। सही सेंटेंस क्या है आपका, द कैट सब्जेक्ट पहले होगा, रन्स वर्ब हो गया, ऑन द रोड, रोड आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। द कैट रन्स ऑन द रोड। क्वेश्चन नंबर 46 है, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू गेट इन्फॉर्मेशन इज बाई, जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है। राइटिंग यानी लिखना, टॉकिंग यानी बात करना, रीडिंग यानी पढ़ना, एक्टिविटी यानी गतिविधि। तो कोई भी आपको अगर इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी, जानकारी प्राप्त करनी, सबसे अच्छा जरिया होता है आपका पढ़ना, बुक्स पढ़ना, अच्छी इंटरनेट पे सर्फ करके कोई चीज़ पढ़ना, ऑनलाइन पढ़ना, ठीक है। तो पढ़ने से अच्छा बेहतर तरीका कुछ नहीं हो सकता जानकारी पाने के लिए, बशर्ते सही चीज़ चुने पढ़ने के लिए तो सही जानकारी मिलेगी, गलत चीज़ चुनेंगे तो गलत जानकारी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 47 है, अ पोस्टर प्रेजेंट्स इन्फॉर्मेशन बाय यूजिंग, एक पोस्टर जो है किसका उपयोग करके जानकारी प्रस्तुत करता है। तो एक पोस्टर में क्या होता है, कुछ इमेजेज होती हैं, कुछ कलर्स होते हैं, उनसे आपको कुछ जानकारी प्राप्त होती है। तो पोस्टर में क्या होगा आपका, ए पोस्टर प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन बाय यूजिंग इमेजेज यानी फोटोज एंड कलर्स यानी रंग, ठीक है। फोटो और रंगों को मिला के क्या करता है, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करता है, दिखाता है हमें, ठीक है। यही है पोस्टर आपका। क्वेश्चन नंबर 48 है, सिंबल गिव्स अस इन्फॉर्मेशन थ्रू, सिंबल मतलब प्रतीक, जो सिंबल होते हैं वो हमें किस माध्यम से जानकारी देते हैं, रंग के माध्यम से, इमेज के माध्यम से, वर्ड्स के माध्यम से या पोस्टर के माध्यम से। तो इमेज के माध्यम से जो हमें सिंबल्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे आप रोड के ऊपर भी सिंबल्स देखते होंगे, कुछ इमेज फॉर्मेट में एरो के सिंबल हो गए, ठीक है। स्कूल है तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों का थर्मस लेके सिंबल हो गया, रेलवे क्रॉसिंग है तो उसका सिंबल हो गया। तो वो सब आपको किसके थ्रू बता रहे हैं, इमेजेस दिखा के आपको बता देते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, यस बॉट अ बैग व्हिच हैड रिसाइकल सिंबल, व्हाट शुड ही डू व्हेन द बैग इज सोल्ड। देखिए यस ने एक बैग खरीदा जिसमें रिसाइकिल का सिंबल बना। रिसाइकिल का सिंबल आपने सबने देखा होगा ना, इस तरह से एरो एरो करके बना होता है, मतलब ये रिसाइक्लेबल है। तो जिस भी चीज़ पे रिसाइकिल का सिंबल बना हो ना, आपने देखा होगा बॉटल वगैरह पे बना होता है, उस चीज़ को क्या करना चाहिए हमें, रिसाइकिल बिन जो भी रहती है उसमें आपको डाल देना चाहिए, जिससे उसको रिसाइकिल करके बाद में नया प्रोडक्ट बनाया जा सके। तो यस के बैग पे अगर रिसाइकिल का सिंबल है तो उसे क्या करना चाहिए बाद में, बर्न यानी जला देना चाहिए पुराना होने पे, थ्रो इट इन द रिवर नदी में फेंक देना चाहिए, पुट इट इन सॉइल मिट्टी में दबा देना चाहिए, डाल देना चाहिए, शुड डिस्पोज इट इन रिसाइक्लेबल आइटम्स। तो यही यहाँ पे राइट आंसर है कि इसे क्या करना चाहिए, उसे रिसाइक्लेबल आइटम के साथ में डिस्पोज कर देना चाहिए, निपटान इसका कर देना चाहिए, ठीक है। ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, राज वाज ड्राइविंग टुवर्ड्स मैसूर, ऑन द वे ही फाउंड फ्यू एरोज मार्क्ड नेक्स्ट टू मैसूर ऑन द बोर्ड, व्हाट डज इट सजेस्ट। देखिए राज मैसूर की तरफ ड्राइव करते हुए जा रहा है, रास्ते में उसे कुछ एरो के मार्क्स मिलते हैं जो बोर्ड पे लगे होते हैं मैसूर जाने के लिए, नेक्स्ट टू मैसूर, ठीक है। वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं, तो जो भी रोड पे आपको मार्क लगे होते हैं, एरो मार्क होते हैं, बेसिकली वो क्या बताते हैं, आपको डायरेक्शन बताते हैं कि अब आपको इस तरफ घूमना है, लेफ्ट घूमना है, राइट घूमना है, ठीक है। तो वो क्या होती है, डायरेक्शन होती है, दिशा बताते हैं एरो मार्क्स, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। अब बारी आ गई आपकी बोनस क्वेश्चन का आंसर करने की, जो कि प्रीवियस पार्ट का क्वेश्चन है। नेमिंग वर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड, नामकरण शब्दों को और कुछ कहा जाता है, क्या कहा जाता है। नाउन यानी संज्ञा, वर्ब यानी क्रिया, एक्शन यानी कार्रवाई, प्रोनाउन यानी सर्वनाम। जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड जिनका भी आंसर सही होगा उसमें हम लाइक और रिप्लाई भी करेंगे। साथ में वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना अगर भूल गए तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा। साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर सब्सक्राइब भी नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की अपडेट व इन्फॉर्मेशन के साथ साथ पढ़ाई की वीडियो मिलती रहें। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगले अपडेट साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।